हाँ जी, कैसे हो आप सब? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी। तो हम लोगों ने कल तक कर लिया था कि कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जो कि अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ तो भी अफेक्ट नहीं होते। वो कौन कौन से राइट हैं ये कल अपन लोग कर चुके थे। आज हम कथा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा की थी। आज उस पॉइंट को हम आगे लेकर आते हैं कि मान लीजिए आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन में नाम लिखा हुआ है वो लिखा है ABC का। ठीक है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ यानी कि अब D भी आ गया। मान लीजिए C चला गया, D आ गया। फर्म ने माल बेचा, माल बेचने पर पेमेंट नहीं हुई, क्या D सीयू कर सकता है? सवाल उठा, क्या D का नाम रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन गई, क्या डी का नाम आ रहा था? नहीं आ रहा था। क्योंकि डी का नाम नहीं आ रहा था तो क्या डी केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। बात समझ गए इस बात को? तो यानी कि डी तुम तभी केस कर सकते हो फर्म के बिहाफ पर जब तुम्हारा नाम रजिस्ट्रार को जो लिस्ट गई है उसके अंदर आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये स्पेशल केस देखेगा। सवाल उठा कि क्या अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड फर्म है कोई और रजिस्टर्ड फर्म में कोई पार्टनर्स वगैरह चेंज होते हैं, इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म हुज बिजनेस वाज कैरिड ऑन आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन बाय डेथ ऑफ द वन ऑफ द पार्टनर, मान लीजिए एक पार्टनर की डेथ हो गई है और बाकी पार्टनर्स मिलकर अगर बिजनेस चला रहे हैं, तो सूट किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है? रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा फाइल किया जा सकता है। यस, किसी भी सब्सिक्वेंट डीलिंग में फाइल किया जा सकता है विदाउट नोटिफाइंग टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो केस तो फाइल किया जा सकता है किसी भी रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, यानी कि जिनका नाम पहले आ रहा होगा उन्हीं के द्वारा। अच्छा, रिमेनिंग पार्टनर शेल sue in respect of such subsequent dealing or transaction even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice of the partner was given to the registrar। समझ गए? तो रिमेनिंग पार्टनर सीयू कर सकता है, चाहे बेशक रजिस्ट्रार को अभी डेथ वगैरह के बारे में आपने बताया नहीं है तब भी वो सीयू कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। उसके बाद द टेस्ट अप्लाइड इन दीज केसेस वाज वेदर द प्लेंटिफ सेटिस्फाइड द ओनली टू रिक्वायरमेंट ऑफ 69 ऑफ द एक्ट, नेमली, हाँ जी, कौन सी दो रिक्वायरमेंट है? पहला, जो सूट फाइल कर रहे हो आप वो किसके बिहाफ पर कर रहे हो? फर्म के बिहाफ पर कर रहे हो। पहली बात तो ये हो गई। द सूट मस्ट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच हैज बीन रजिस्टर्ड, यानी कि फर्म ऐसी है जो कि पहले रजिस्टर्ड थी, उसके बिहाफ पर ये केस फाइल किया जा रहा है। सेकंड, द पर्सन स्यूइंग हैड बीन शोन एज अ पार्टनर इन द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। बस ये दो चीजें ध्यान रखना, ये दो टेस्ट हैं, बस ये दो टेस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये दो टेस्ट का आपको ध्यान रखना है। पहला, सूट किसके द्वारा फर्म किया जा रहा है? उस ऐसी फर्म के द्वारा जो पहले रजिस्टर्ड थी, और दूसरा, जो पार्टनर है वो रजिस्ट्रार की लिस्ट में आज भी पार्टनर है। ठीक है, चले आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसके आगे नहीं करना बस। और लो जी, अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है? बहुत ही फालतू का कॉन्सेप्ट उठा के इंस्टीट्यूट ने बना दिया, जबकि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था कि पार्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल बस दो ही होती हैं। जबरदस्ती निचोड़ के पता नहीं इन्होंने कई और टाइप्स बना ली, जबरदस्ती बना ली, बिना सिर पैर के बनाते गए बस। फिलहाल एक होता है पार्टनरशिप एट विल। कुछ लोग आपस में मिले, कितने समय के लिए मिले हैं नहीं पता, कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मिले हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये कब तक चलेंगे? जब तक किसी पार्टनर की इच्छा चलेगी। विल मतलब किसी एक पार्टनर की भी इच्छा पे ये डिसॉल्व की जा सकती है। हाँ, यही इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ा फीचर, कि कोई भी पार्टनर कभी भी अपनी इच्छा से एक नोटिस देगा सभी के सभी बाकी पार्टनर्स को और फर्म को डिसॉल्व कर देगा। हम डिसोल्यूशन के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। यानी कि जब फर्म बनाई गई, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी भी पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी भी पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे रोड बन जाएगा, जैसे ये डैम बन जाएगा, पार्टनरशिप ओवर, ऐसी कोई नहीं है। नॉर्मल एक पार्टनरशिप बनाई गई, वहां पर कोई ड्यूरेशन नहीं बताई गई, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया, तो दिस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, लॉ कहता है पार्टनरशिप इज एट विल when no fixed period has been agreed upon for the duration of the partnership।
एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए, से फॉर एग्जांपल ये रोड बनते ही पार्टनरशिप खत्म, ये पार्टनरशिप को आपने डिटरमाइन कर दिया, पीरियड नहीं बताया, आपने ऑब्जेक्ट बता दिया, ठीक है ना, तो ये दोनों ही चीजें नहीं है। These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as a partnership at will, but where there is an agreement between the partners either for the duration या फिर determination, the पार्टनरशिप एट विल नहीं होती है। यानी कि जहां ड्यूरेशन फिक्स्ड है या फिर डिटरमाइन कर सकते हो पार्टनरशिप कब तक चलने वाली है, तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होती है। मान लीजिए पार्टनरशिप एंटर्ड की गई है किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए, ये ध्यान रखना, 5 साल के लिए एंटर्ड की गई, 5 साल खत्म हो गए मगर अभी भी पार्टनरशिप चल रही है, तो वो जो 5 साल के बाद जो पार्टनरशिप चल रही है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताते हैं, आगे आते हैं, व्हाट इज पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब पार्टनरशिप बनाई जा रही है किस लिए, किसी पार्टिकुलर एडवेंचर के लिए या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। जब पार्टनरशिप किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए बनाई जाती है तो दैट पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज अ पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है जी, चलिए अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए पार्टनर बनता है किसी और व्यक्ति के साथ किसी पार्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग में, तो पार्टनरशिप को अपन लोग पार्टिकुलर पार्टनरशिप का नाम देते हैं। ठीक हो गई इतनी बात भी। आगे, अ पार्टिकुलर पार्टनरशिप में बी फॉर सिंगल एडवेंचर हो सकती है। सिंगल एडवेंचर फॉर एग्जांपल एक रोड बनानी है, या फॉर एग्जांपल हमें इस राज्य में जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे उन सब के लिए पार्टनरशिप है। और अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट डिसॉल्व्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर और अंडरटेकिंग। मान लीजिए वो पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए कुछ और ऑब्जेक्ट भी थे, जैसे ही वो खत्म होंगे तो ये पार्टनरशिप अपने आप में खत्म हो जाती है। फिर आती है पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड, 5 साल 6 साल इस तरीके की जो पार्टनरशिप होती है इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड। तो फिर ये पार्टनरशिप कब खत्म होती है? ये पार्टनरशिप एट विल में पार्टनरशिप डीड होता है। हाँ, पार्टनरशिप डीड अलग चीज है, वो तो टर्म्स एंड कंडीशंस को बताता है पार्टनर्स के बीच में, वो अलग चीज है ना। चले, हाँ जी, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड का मतलब 6 साल 8 साल 10 साल, यानी कि जैसे ही अगर मान लीजिए पार्टनरशिप का फिक्स पीरियड एंड होता है और फिर भी चलती रहती है तो वो पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। फिर आता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब ना कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना कोई पार्टिकुलर पीरियड है, तो इस तरीके की जब पार्टनरशिप बनाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, मतलब कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, जनरल ऑब्जेक्ट है कि कोई भी बिजनेस आएगा हम उसे देखेंगे, कोई भी हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा हम उसे देखेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज जनरल पार्टनरशिप। अब नॉर्मली ये जनरल पार्टनरशिप जो होती है ना वही पार्टनरशिप एट विल होती है जनरली, तो इसको फालतू में कोशिश की है आईसीआई ने देने की, बट फिलहाल चलिए अब करना तो पड़ेगा, या वो कहते हैं तो क्या कर सकते हैं। पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड जनरल, यानी कि कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, बट जनरल पार्टनरशिप में कोई धंधा आए हम लोग मिलके करेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाइना से माल इंपोर्ट करके इंडिया में बेचेंगे, कौन सा माल, कोई माल जो मिलेगा वही उठा के बेचेंगे, दिस इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। इन केस ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सटेंड ओनली टू एट दैट पार्टिकुलर एडवेंचर। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्योंकि आप केवल एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डैम, रोड, ब्रिज, उसके लिए काम कर रहे हो, तो पार्टनर केवल उस ऑब्जेक्ट के लिए ही लायबल होता है। बट जनरल पार्टनरशिप में कोई ऐसा पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो पार्टनर जनरली सबके लिए लायबल होता है। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ अ पार्टनर्स। हाँ जी, पार्टनर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है एक्टिव पार्टनर। अब इस पे कीवर्ड्स ध्यान रखना, वो व्यक्ति जो कि एक्टिवली पार्ट करता है किसमें, पार्टनरशिप के कंडक्ट में, यानी कि बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप में एक्टिवली कंडक्ट करता है। जब ये रिटायर होते हैं तो पूरे सबको बताना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है कि भाई बंदा ये रिटायर हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग तो इसी को जानते हैं ना, क्रेडिटर्स तो इसी को जानते हैं, इसके नाम से ही तो देख रहे हैं वो डीलिंग कर रहे हैं। तो वही एक्टिवली पार्टनर अगर चला गया तो भाई आपको सबको बताना होगा कि ये बंदा चला गया है। इसका एकदम उल्टा कर दो तो वो स्लीपिंग बन जाएगा या डॉर्मेंट पार्टनर बन जाएगा।
पार्टनर हु टेक एन एक्टिव पार्ट, स्लीपिंग में क्या आएगा, जो एक्टिव पार्ट नहीं लेता वो स्लीपिंग है। अच्छा, फिर जब ये रिटायर होते हैं सबको बताना पड़ता है, स्लीपिंग जब रिटायर होते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, बस उल्टा हो गया उसका एकदम एक्टिव का। फिर उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर, जैसे आपको पता लगे कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा हालांकि कंपनी है, बट फिलहाल मैंने कहा जी कोटक, उदय कोटक जी का बैंक था, और शुरुआत में जब इनको पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब से पैसा लिया था और फिर वो कुछ ही टाइम बाद लौटा दिया था। बट एक दोस्ती का वचन था जिसको निभाने के लिए हमेशा बैंक का नाम कोटक महिंद्रा रखा गया। इनफैक्ट महिंद्रा जी की कोई भी कैपिटल इन्फ्यूज नहीं थी इसमें, और ये उदय कोटक जी की तरफ से दोस्ती का ये पैगाम था कि जो उन्होंने महिंद्रा जी का नाम फिर भी लिखा रहने दिया। अब ऐसा व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, जिसका नेम यूज किया जा रहा है फर्म में इस तरीके से कि जैसे कि वो भी पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में वो शायद पार्टनर नहीं है, बट जबकि नाम उसका आप यूज कर रहे हो कि जैसे वही पार्टनर है जबकि वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, उसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। बट वो लोग जो ये देखकर कब फर्म से डीलिंग कर रहे हैं कि ओहो ओहो महिंद्रा भी पार्टनर है, ये सोच के डीलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या वो महिंद्रा जी लायबल हैं? यस, ही शैल बी लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म, क्योंकि तुमने अपना नाम दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ऐसे पार्टनर, एक होता है ब्याज पे पैसा देना और फिर उस पर इंटरेस्ट कमाना, फिर एक ये भी हो सकता है कि मैं ब्याज पे पैसा नहीं दे रहा, मैं पार्टनरशिप में कैपिटल लगा रहा हूं विद द कंडीशन कि मुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लॉस में मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं केवल प्रॉफिट में शेयर करूंगा। अब भैया तू लॉस में शेयर नहीं करेगा तो पक्की बात है कि तू फिर बिजनेस के डिसीजन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस के डिसीजन या तो प्रॉफिट में निकल सकते हैं, लॉस में हो सकते हैं। तो अगर तू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो फिर लॉस में, तू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो फिर तू बिजनेस के डिसीजन में पार्टिसिपेट भी मत कर। तो इसलिए एक ऐसा पार्टनर जो अगर कहता है कि मैं केवल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगा, यानी कि who have agreed with the other partner that he will be entitled to certain share of profit, ऐसा तब होता है क्योंकि इंटरेस्ट ना, कैपिटल जब आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12, 15, 18% जाता है। शुरुआत के दिनों में आप ऐसा कोई कैपिटल वाला पार्टनर ले आओ जो 5, 10, 15% पे मान जाए, तो आपको कैपिटल जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, वो कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, तो वो बच जाती है। तो इस तरीके के पार्टनर इसलिए लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कहता है जी मैं लॉसेस में लायबल नहीं होऊंगा, ये पार्टनर्स का कोई भी से इन द मैनेजमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लॉस में जब लायबल नहीं हो तो मैनेजमेंट में तुम पार्टिसिपेट मत करो। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं, पार्टनरशिप का मुझे पर्सनल लोन की जरूरत थी, मैंने एक लोन उठाया एक व्यक्ति राम से, परंतु राम ने मुझे कहा कि पोपली तेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो तुझे मेरे नाम करना पड़ेगा। मैंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट राम के नाम कर दिया। अब मैंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट राम के नाम कर दिया। राम कौन है? राम कहलाएगा सब प्रॉफिट, जो कि पार्टनर का हिस्सा ले रहा है, पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है। लॉ कहता है सिचुएशन बड़ी सीरियस है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी और को दे रहा हूं, मुझे पता है मैंने जितना कमाना है सारा उसको दे देना है, तो क्या मेरा डेडिकेशन रहेगा कमाने के प्रति? नहीं, मेरा डेडिकेशन कमाने के प्रति बिल्कुल नहीं रहेगा। ओ, तो ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन हो गई। हाँ, बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई। तो फिर अब इसका कोई तो समाधान होगा। भाई समाधान यही है कि देखो जी, आप अगर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहते हो किसी आउटसाइडर को, तो पहली बात तो हम उस आउटसाइडर को कोई भी पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट नहीं देने वाले। दूसरी बात, अगर एज अ पार्टनर आप अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो पहले कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ले लो। उनको पता होना चाहिए कि आप जो भी काम करोगे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी आपको आएगा वो किसी आउटसाइडर को जाएगा। और अगर आपने बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के बिना ऐसा काम किया तो ध्यान रखना, फिर कोई भी पार्टनर उठा के फर्म के डिसोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यानी कि अगर कोई पार्टनर एग्री करता है कि जो भी मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो किसी आउटसाइडर के साथ शेयर करूंगा, तो वो जो आउटसाइडर है वो सब पार्टनर कहलाएगा। उस व्यक्ति को कोई मैनेजमेंट में वॉइस तो नहीं दूंगा अनलेस अ कंसेंट फ्रॉम ऑल द पार्टनर इज ऑब्टेन। या तो आप कंसेंट प्राप्त कर लो सभी के सभी पार्टनर से, अगर नहीं प्राप्त की तो फिर
ये वैलिड ग्राउंड बन जाएगा एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का, तो इसे भी हम डिसोल्यूशन में जाके देखेंगे। फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है बट जो अपनी हरकतों से, अपनी इंप्लाइड हरकतों से ये दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके ऑफिस में आया, आपके ऑफिस में ही कुछ क्रेडिटर्स आए हुए थे, आपने क्रेडिटर्स के सामने कहा कि सर माल उधार दे दो, अब तो पुपली सर भी हमारे पार्टनर बन गए हैं। मैं मुस्कुरा दिया, मैंने मना नहीं किया, परंतु मेरी मुस्कुराहट को बेस बना के क्रेडिटर ने तुम्हें पैसा दे दिया। अब अगर मान लीजिए तुमने डिफॉल्ट किया तो क्रेडिटर मुझसे रिकवर कर सकते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तू मुस्कुराया कैसे, तू मुस्कुराया कैसे, तेरी मुस्कुराहट पे लोगों ने गलत फहमी पाल ली, तो फिर इसका मतलब तो लायबल है। यस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या तो कुछ शब्द ऐसे बोलकर या फिर अपनी मुस्कुराहट ऐसे दिखाकर, मतलब अपनी हरकतें ऐसे कर कर सामने वाले को ये बिलीव दिला देता है कि हाँ हाँ मैं पार्टनर हूं, हाँ हाँ मैं पार्टनर हूं, तो कल को तुम मना नहीं कर सकते कि तुम पार्टनर नहीं हो। अब तुम पार्टनर हो, चाहे तुम पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो। मैं कहता हूं तुम्हें तो पार्टनरशिप के बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर भी तुम पार्टनर हो। हाँ, अब तुम पार्टनर माने ही जाओगे, अब तुम बच नहीं सकते। ठीक हो गई इतनी बात। आगे आते हैं, माइनर एज अ पार्टनर। सवाल उठा क्या माइनर एज अ पार्टनर बन सकता है? देखो जी, माइनर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग फर्म में एज अ बेनिफिट, पार्टनर फॉर बेनिफिट एडमिट हो सकता है। बट एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरे पास अभी मैसेज आया है अभी थोड़ी देर पहले कि सारे टेस्ट चेक हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपका टेस्ट चेक नहीं हुआ है, जैसे ये क्लिपिंग सुन रहे हो इमीडिएटली अनचेक्ड लिखना, कैपिटल वर्ड्स में अनचेक्ड। और मोनिका मैडम से आपको मेल आती है, याद होगा आपको, मोनिका मैम से मेल आती है, उनको डायरेक्टली भेज दो विद सीसी टू मी। मुझे सीसी करना, सीसी रखना, मुझे मेल उन्हें भेज दो विद सीसी टू मी और अनचेक्ड करके, अनचेक्ड लिखकर और टेस्ट का नाम, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मैटर जो होता है मेल का, अनचेक्ड केशव। बट एक और बात बताना चाहूंगा, मैक्सिमम जो ये बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हमारे टेस्ट चेक नहीं हुए, लगभग 99% ऐसे नमूने हैं जिनके टेस्ट उनके स्पैम फोल्डर में पड़े हुए हैं। अब ये बड़ा ही बेवकूफी वाली बात है कि स्पैम फोल्डर बिना चेक किए हुए आप लोग कह रहे हो चेक नहीं हुए। 99% इंटर में ऐसा हो रहा है। तो प्लीज अपनी समझदारी का परिचय देना, ठीक है? पहले स्पैम फोल्डर या ऑल मेल्स चेक कर लेना। मोनिका नाम से मेल आया होगा, मोनिका अग्रवाल के नाम से, और अगर नहीं है स्पैम फोल्डर में तो जाके मोनिका नाम से टेस्ट चेक होके आपके पास आता है, अनचेक्ड लिखना कैपिटल्स में और फिर टेस्ट का नाम और वहां पे भेज दीजिए फटाफट। समझ गए आप? ठीक है ना? चलिए, हाँ जी। अब वो कह रहे वैभव मिल गया, उसे वैभव को भी मिल गया, देखो ऐसा करने से। अरे मैं बता रहा हूं भाई, तुम मजे ले रहे हो ज्यादातर। चले, अब माइनर देखिए जी, माइनर कभी नई फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता, बट माइनर किसी चलती चलाई फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है, किसी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है। माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म बट ही कैन बी एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब है कि फर्म चल रही है, उसके अंदर इसे एडमिशन दिया जा रहा है, बट दैट आल्सो फॉर द बेनिफिट ओनली, यानी कि फॉर द बेनिफिट ओनली ही मे बी एडमिटेड। अच्छा, बेनिफिट ओनली का मतलब क्या है? कि ही विल नॉट बी लायबल फॉर द पर्सनल लॉसेस। क्या मतलब है इसका? अभी बताता हूं। फिलहाल, पोजीशन ऑफ अ माइनर बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। हाँ जी, तो माइनर को क्या क्या विशेष अधिकार मिलने वाले हैं? पहला, माइनर के पास उसका एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा ही मिलेगा उसे, और उसे एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा और एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी भी मिलेगा। मतलब पार्टनर की फर्म की प्रॉपर्टीज में भी उसका हिस्सा है और फर्म के शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा है। दूसरी बात, माइनर कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह का इंस्पेक्शन भी कर सकता है और कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देख सकता है। अब ये मत सोचो कि सर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर क्या समझ आएगा, अभी आप भी तो माइनर हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर आपको बैलेंस शीट की अकल है ना, तो फिर आप क्यों सोच रहे हो माइनर की का नाम सुनते ही आप 6 महीने का बच्चा चिंटू पिंटू क्यों सोच रहे हो? चिंटू पिंटू क्यों सोच रहे हो? आप उससे बड़ा सोचो ना, 17-18 साल का। भाई वो तो 18 साल का होने वाला, सीए इंटर में होना चाहिए। फिर समझ गए? आगे,
तो माइनर के पास यह भी अधिकार है कि वो सूट फाइल कर सकता है। अगर मान लीजिए बाकी पार्टनर्स माइनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, तो माइनर के पास अधिकार है कि वो उनके ऊपर केस फाइल कर सकता है। बट यहां पर एक क्लॉज है बड़ा, वो क्या कि अगर माइनर तुम बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल करना चाहते हो तो पहले पार्टनरशिप से अपने आप को अलग कर लो। ये कहते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉ मेकर ये चाहते हैं कि माइनर पार्टनर ना रहे। आपने मान लीजिए किसी बच्चे को बना तो लिया, परंतु मान लीजिए बच्चे को अगर कल को झगड़ा हुआ तो लॉ मेकर कहते हैं कि भाई तेरे को हम तेरा हिस्सा दिला देंगे मगर तू कंटिन्यू मत कर अब पार्टनर के रूप में। हम चाहते हैं कि भाई मेजॉरिटी वाले ही पार्टनर बने, तो इसलिए लॉ मेकर ने लिखा कि तेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा, तेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा, बट शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा बट तू पार्टनरशिप एग्रीमेंट से अलग हो जा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे। ये जो मुंह काला कर रखा है इन शब्दों को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। ओ, माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। माइनर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, यस व्हाई नॉट। हाँ जी, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? पर्सनली लायबल का मतलब नहीं, पर्सनली लायबल है मतलब नहीं लायबल है, मतलब है लायबिलिटी अगर 10 लाख और एसेट्स की वैल्यू बची है 4 लाख, तो लॉस ऑन डिसोल्यूशन हुआ है 6 लाख। अब ये जो लॉस ऑन डिसोल्यूशन हुआ ना, ये बाकी पार्टनर्स अपने घर बार को बेच कर लाएंगे, मगर ये क्रेडिटर्स को पे ऑफ जरूर किया जाएगा। जो भी ये लॉस 6 लाख रुपए का हुआ है, चाहे आप अपने घर बार गाड़ी सब बेच दो, परंतु इस 6 लाख के लॉस को भरपाई जरूर की जाएगी। आपको क्रेडिटर्स को ये पे ऑफ करना ही करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड, हर पार्टनर की लायबिलिटी पर्सनल होती है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अनलिमिटेड होती है, परंतु माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। माइनर का जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, मान लीजिए बनता है 2 लाख, माइनर का जितना शेयर ऑफ कैपिटल बनता है, मान लीजिए कैपिटल है 3 लाख, तो हो गया 5 लाख। आप उसे 5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। हाँ, 5 लाख एडजस्ट कर सकते हो, उसके 5 लाख खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, बट 5 लाख से ज्यादा आप उसका घर बार नहीं बिकवा सकते, यानी कि वो पर्सनली लायबल नहीं है। समझ गए इस बात को? क्लियर? चलिए, पोजीशन ऑफ अ माइनर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। जी, माइनर जैसे ही तुम मेजर हो जाओगे तो 6 महीने का टाइम हम तुम्हें दे रहे हैं। 6 महीने के अंदर डिसाइड कर लो कि क्या आप एज अ पार्टनर रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। अच्छा, 6 महीने कहां से लिए जाएंगे? 6 महीने लिए जाएंगे कि जिस दिन आप मेजर बने हो या फिर जिस दिन आपको पहली बार यह पता लगा, क्योंकि आपको पार्टनर के रूप में एडमिट करवा के इन लोगों ने बताया तक नहीं कि भैया आप केवल बेनिफिट के लिए हैं, आपको यह नहीं बात पता थी। आपको जिस दिन पहली बार पता लगा कि आप केवल बेनिफिट के लिए एडमिट हुए हैं, विच एवर इज लेटर, इनमें से जो भी बाद में आएगी डेट, वहां से 6 महीने गिने जाएंगे और आपके पास 6 महीने का टाइम होता है टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट एज अ फुल फ्लेज पार्टनर। ठीक हो गई इतनी बात? अच्छा, अब आपको इसके लिए माइनर क्या करना पड़ेगा? एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अपना डिसीजन बताने के लिए कि आप एज अ फुल फ्लेज पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। परंतु अगर आपने ये नोटिस नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि 6 महीने की एक्सपायरी के बाद अब आप पार्टनर के रूप में चलना चाहते हैं और आपको अब हम एक फुल फ्लेज पार्टनर मान लेंगे। आगे अब लॉ कहता है माइनर, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एडमिट हुआ था एज अ माइनर टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप इन द फर्म, तो फिर कल को द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैज नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting that fact। अब सवाल उठा, माइनर कहता है कि सर मेरे 6 महीने मेरी मेजॉरिटी से नहीं बाद में कंसीडर्ड होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं केवल बेनिफिट के लिए आया हूं। अच्छा, तू कह रहा है कि तुझे नहीं पता था कि तू बेनिफिट के लिए आया है, तो भाई तू ये कह रहा है ना, तू प्रूव कर कि तुझे नहीं पता था। बाकी नहीं प्रूव करेंगे, तू प्रूव करेगा। आपको नहीं पता था ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पार्टिकुलर डेट, तो फिर उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा जो एजर्ट कर रहा है, जो ये फैक्ट के बारे में बता रहा है कि मुझे नहीं पता था। यानी कि माइनर नीड टू प्रूव, माइनर तुझे प्रूव करनी पड़ेगी ये बात कि तुझे नहीं बताया गया था, इसलिए 6 महीने आगे से कंसीडर्ड किए जाने चाहिए। समझ गए इस बात को?
ठीक है जी। आगे राइट्स एंड लायबिलिटी वेयर ही बिकम अ पार्टनर। अगर माइनर डिसाइड करता है कि ही वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, तो फिर वो तो फुल फ्लेज पार्टनर बनने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। व्हेन सच अ माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, तो फिर उसके राइट एंड लायबिलिटी बिल्कुल एक फुल फ्लेज पार्टनर के रूप में हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी तक माइनर के रूप में वो पर्सनली लायबल नहीं था, परंतु अब वो पर्सनली लायबल होगा। यस, अच्छा कहां से लायबल होगा पर्सनली? जिस दिन वो मेजर बना है ना, जिस दिन वो एडमिट हुआ था फॉर द बेनिफिट, यानी कि बैक डेट से लायबल है, ध्यान रखना, ये भी अच्छा पॉइंट है। यानी कि द डेट व्हेन ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, ही वुड बी लायबल फ्रॉम दैट डे। थर्ड, हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड his share in the property and the profit remains liable। जैसे वो पहले लायबल थे वो अब भी लायबल रहेंगे, यानी कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, वो दे शैल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल। ठीक है जी। आगे राइट्स एंड लायबिलिटी वेयर ही डिसाइड नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अगर मान लीजिए माइनर कहता है कि मुझे पार्टनर के रूप में आगे नहीं चलना, फिर क्या होगा? तो देखो जी, तुम माइनर ही माने जाओगे। कब तक? जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं देते, क्योंकि पब्लिक नोटिस देना जरूरी है ना। जब तक तुम कहोगे, जिसमें कहोगे 6 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, 6 महीने में कभी भी तुम पब्लिक नोटिस देके कह सकते हो कि मुझे आगे नहीं चलना, तो फिर राइट एंड लायबिलिटी शैल कंटिन्यू। ठीक है जी। दूसरा, हिज शेयर शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस। ओ, यानी कि अब तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट लायबल नहीं है, मतलब अब फर्म को कोई प्रॉफिट या लॉस हो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस दिन तुम्हारा पब्लिक नोटिस आया, बस तुम्हारा उस दिन का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स इसको इसका हिस्सा नहीं देते हैं, तो ही कैन स्यू द अदर पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। यस, ही कैन स्यू, ही कैन स्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे, फिर हम आते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर्स पर। पार्टनर्स को कुछ अधिकार मिलते हैं। जी हां, कौन कौन से अधिकार हैं? पहला, राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म। हां जी, इसका मतलब है पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय द विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी पार्टनर की गलती है, डी की गलती है, डी ने गड़बड़ की, तो डी भरपाई करेगा फर्म को, और बाकी पार्टनर्स को भरपाई लेने का अधिकार है। यस, यानी कि जिस पार्टनर के कारण गड़बड़ हुई है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ था कि डी फर्म के बिहाफ पर गुड्स परचेज नहीं करेगा, फिर भी वो करके लाया, तो डी इस नुकसान की भरपाई करेगा, बाकी पार्टनर्स को भी भरपाई की जाएगी इस नुकसान की। नेक्स्ट, हर पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। यस। राइट टू रेम्युनरेशन, देखो राइट टू रेम्युनरेशन जनजात का अधिकार नहीं है। रेम्युनरेशन केवल तभी मिलती है जब एक्सप्रेसली किसी एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोवाइड की गई हो। यानी कि जनरल रूल ये है कि हर पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं मिलती है, क्योंकि हर पार्टनर को मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो रेम्युनरेशन केवल तभी मिलती है जब एक्सप्रेसली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दी गई होती है। फिर राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। देखो जी, अगर तो आपको बचपन से सिखाया गया है ये तो कि अगर मान लीजिए कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, और लिखा गया तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मली कोई भी इंटरेस्ट ऐसा अलाउ नहीं होता है, बट हां अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख रखा है तो फिर आपको ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, नॉर्मली क्या होता है, वेयर द पार्टनर एग्री टू ब्रिंग एडवांस, यानी कि लोन फर्म को दे रहे हैं तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम का, 6% पर एनम का उसे इंटरेस्ट मिलता है। फिर राइट टू बी इंडेमनीफाइड, मतलब हर पार्टनर को इंडेमनीफाई होने का अधिकार है। अगर मान लीजिए पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम, मान लीजिए आप फर्म के बिहाफ पर माल परचेस करके लाए हो, तो वो तुम्हारी लायबिलिटी थोड़े ना, फर्म की लायबिलिटी है, तो फर्म इंडेमनीफाई करेगी आपको। आप फर्म के लिए लोन लेके आए हो तो फिर आप लायबल थोड़े ना, कल को बैंक एक्शन लेगा, फर्म लायबल है तो फर्म आपको इंडेमनीफाई करेगी यहां पर। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, हम आते हैं सबसे पहले जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। जनरल ड्यूटीज में कौन सी ड्यूटी आती है? हाँ जी, जनरल ड्यूटीज में आती है हर पार्टनर कोशिश करेगा कि फर्म के बिजनेस को टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी कि फर्म के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए चलाया जाए। हर पार्टनर ये कोशिश करेगा कि वो एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहे, जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर रहे। मतलब पहला, फर्म के बेनिफिट में चलाया जाए, वो फेथफुल रहे, दूसरों से कोई बेईमानी ना करें, एंड
एकदम ट्रू अकाउंट रेंडर करे एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल अगर फर्म का माल आपने 1 लाख रुपए में बेचा है तो 1 लाख रुपए बताओ, वहां पे उसे 70-80 हजार मत बताओ, फर्म को 70 पहुंचाए, 30 खुद की जेब में। ऐसी हरकतें मत करो, ट्रू अकाउंट रेंडर करो। नेक्स्ट, टू इंडेमनीफाई। तुम्हारी हरकतों की वजह से, गलत हरकतों की वजह से अगर फर्म को लॉस होता है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तो फर्म को इस लॉस के लिए इंडेमनीफाई यानी कि फर्म के लॉस की भरपाई करो। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। हाँ जी क्या मतलब है इसका? कहता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं? उनके बीच में होने वाले पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। और ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और कुछ केसेस में इंप्लाइड भी हो सकता है। अभी हम पढ़ेंगे इंप्लाइड के बारे में भी। इट फर्दर स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्ट में बी वैलिड। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे किसके साइन होते हैं? सबके साइन होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी टर्म एंड कंडीशन को वेरी करना है तो फिर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए। यस, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर चाहिए। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स में प्रोवाइडेड पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हेन ही इज इन अ पार्टनर, व्हेन ही इज अ पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप आराम से ऐसा क्लॉज लिख सकते हो कि आप अगर पार्टनर बनना चाहते हो तो आप फर्म के बिजनेस के अलावा अपना कोई पर्सनल बिजनेस नहीं चलाओगे, आपका सारा कंसंट्रेशन केवल फर्म के बिजनेस पे ही रहेगा। इस तरीके का क्लॉज आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आराम से डाल सकते हो। फिर आता है जी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस कहता है कि हर एक पार्टनर के पास यह अधिकार होगा, हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। दूसरी बात, एवरी पार्टनर इज बाउंड, लाइबल होगा टू अटेंड डिलीजेंटली, मतलब अपनी ड्यूटीज को तुझे बिल्कुल ढंग से, डिलीजेंटली मतलब ध्यान से निभाना होगा। अच्छा पॉइंट है तीसरा, कहता है अगर मान लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बिजनेस करते हुए बिजनेस में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट को लेकर, रामलाल से माल खरीदें या नहीं, ऑर्डिनरी मैटर है, पार्टनरशिप टर्म्स में लिखा हुआ मैटर नहीं है, नॉर्मल बिजनेस मैटर है, तो वहां पर डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर से लिया जाएगा। यानी कि हर एक पार्टनर्स के पास एक वोट माना जाएगा और वहां से उस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है जी। बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी गई अगर किसी चीज में कोई वेरिएशन करना है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपको कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए ही चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात। फिर हर एक पार्टनर के पास अधिकार होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और देयर ऑथराइज एजेंट के पास राइट रहेगा ऑफ एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो उनके पास यह अधिकार रहता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक हो गई इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। चलो यहां तक मैं ओवर करता हूं आज और आपको कुछ देता हूं अब होमवर्क में। आज आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि इसी असाइनमेंट के नीचे दिए गए हैं। आ जाइएगा, इसी असाइनमेंट के नीचे आ जाइएगा। लो जी, कुछ असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं बोलता जा रहा हूं। आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, लिखते रहिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, One, 2, question number 6, question number 6, question number 8, क्वेश्चन नंबर 8। इन सबको अच्छे से पढ़ना है आज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 बुक में नहीं है ये सॉल्व। अबे लास्ट में देखो केस स्टडीज दी हुई है, वहां पे होंगे ये नालायकों। लास्ट में देखो, आप लिख लो, पहले लिख लो, मैं ये असाइनमेंट आपको भेज रहा हूं। लो जी, कल से अनसॉल्व देने शुरू करूंगा, कल से अनसॉल्व आएंगे, बस आज इतने करने हैं। और जो कह रहे हैं बुक में नहीं है, और बुक में अभी इमीडिएटली प्रोवाइड हो रहे हैं, ये असाइनमेंट अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है जी, आज एक और दे सकता हूं होमवर्क में कुछ करने को। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट दे सकता हूं करने को घर पे। दे सकता हूं, चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट दे रहा हूं मैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट की रिवीजन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।